नमस्ते दोस्तों, ब्रेनस्टॉर्म टॉकीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास है हमारी सेंटेंस के ऊपर। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और सेंटेंस में वर्ड्स का करेक्ट ऑर्डर क्या होता है। दोस्तों, सेंटेंस क्या होता है? मैं जो बोल रहा हूं, आप जो सुन रहे हो, आप कोई ऐसे पढ़ रहे हो, कोई नोवेल पढ़ रहे हो या कोई न्यूज रीड कर रहे हो, ये सब क्या है? ये वाक्यों का एक समूह ही तो है। मतलब काफी सारे सेंटेंसेस मिलके एक पूरी बात बनाते हैं। और सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है एक शब्दों का समूह, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब काफी सारे शब्द मिलके एक वाक्य बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सभी शब्द एक खास क्रम में होते हैं। अगर ये शब्द एक क्रम में नहीं होंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, और क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएंगे। दोस्तों, सेंटेंस का सही स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटेंस के दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है आपके सेंटेंस का एक्टर, मेन एक्टर। यानी कि सेंटेंस में जो भी बात कही जा रही है वो आपके सब्जेक्ट के बारे में ही कही जा रही है। आपकी बात का पूरा फोकस सब्जेक्ट के ऊपर होता है। अगर आपको किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना है तो आप उस सेंटेंस का मतलब समझिए और समझिए कि ये बात किसके बारे में कही जा रही है, और जो उत्तर निकल के आता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज लर्निंग इंग्लिश। इसका मतलब है राम इंग्लिश सीख रहा है। और यहाँ पर क्योंकि हम समझ सकते हैं कि कौन इंग्लिश सीख रहा है, राम इंग्लिश सीख रहा है, इसीलिए हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया राम। और क्योंकि राम सब्जेक्ट है तो वाक्य में जो भी कुछ बाकी बचता है वो प्रेडिकेट हो जाता है। इसीलिए हमारे वाक्य में इज लर्निंग इंग्लिश हो गया प्रेडिकेट। तो दोस्तों, आगे आपके सामने कोई भी सेंटेंस आता है तो आप उसका अनुवाद करके, उसको ट्रांसलेट करके ये समझ सकते हो कि आपके वाक्य में जो बात कही गई है वो किसके बारे में है। और आप जब उसे पहचान लोगे तो आप अपने सब्जेक्ट को आसानी से पहचान लोगे। अब दोस्तों, अधिकतर वाक्यों में जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है, लेकिन काफी सारे वाक्य ऐसे होते हैं जहां पर सब्जेक्ट सिंपली नाउन नहीं होता है। तो चलिए आने वाली स्लाइड्स में समझते हैं कि नाउन के अलावा सब्जेक्ट्स और क्या हो सकते हैं। सब्जेक्ट एज अ प्रोनाउन। अब दोस्तों, हिंदी में प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। ये वो शब्द होते हैं जो मुख्य संज्ञा या नाउन की जगह ले लेते हैं, जैसे ही, दे, आई, शी, वी, मी, them, you। हम वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं संज्ञा के स्थान पर। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास सेंटेंस है he is playing। अब इसका मतलब क्या निकल के आया? इसका मतलब निकला वह खेल रहा है। अब कौन खेल रहा है? वह खेल रहा है, तो he इसमें सब्जेक्ट हो गया। they are coming, वे आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? वे आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो they है वो सब्जेक्ट हो गया। तो अगर अब आपके वाक्य में, आपके सेंटेंस में प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है तो भी आप समझ सकते हो, पहचान सकते हो कि आपके वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा है। दोस्तों, अगला प्रकार है सब्जेक्ट एज अ जीरंड। अब ये जीरंड क्या होता है? किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म में अगर हम पीछे से आईएनजी लगा देते हैं तो वो वर्ब नाउन की तरह कार्य करने लगती है। जैसे स्विम, स्विम मीन्स तैरना, और स्विमिंग अगर हम बोल देंगे तो ये एक एक्टिविटी बन जाएगी, और क्योंकि एक एक्टिविटी है तो ये नाउन की तरह कार्य करने लगेगी। अब एक सेंटेंस लेते हैं, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तैराकी स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। अब स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छी है? तैराकी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया तैराकी यानी कि स्विमिंग। तो दोस्तों, आगे से आपके नजर में अगर कोई भी ऐसा वाक्य आता है जो वर्ब से शुरू होता है लेकिन अगर उसमें आईएनजी लगी है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो वहां पर जीरंड किया हुआ है, और जीरंड हमारे वाक्य में सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। अगला टाइप है सब्जेक्ट एज एन इंफिनिटिव। दोस्तों, अगर किसी भी वर्ब के बेस फॉर्म के आगे टू लगा देते हैं तो भी वो वर्ब यानी कि वो क्रिया सब्जेक्ट की तरह कार्य करने लगती है। एग्जाम्पल लेते हैं, टू लर्न इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट। अब क्या सीखना महत्वपूर्ण है? इंग्लिश सीखना, तो यहाँ पर टू लर्न इंग्लिश सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। अगला उदाहरण लेते हैं, टू विन दिस मैच इज डिफिकल्ट। ये मैच जीतना कठिन है। अब क्या कठिन है? ये मैच जीतना, तो आसानी से हम पहचान सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है यहाँ पर टू विन दिस मैच।
तो दोस्तों अगर आपको आगे से कोई ऐसा वाक्य दिखाई दे जिसकी शुरुआत वर्ब के साथ हो रही है, जिसमें टू लगा हुआ है, तो वो एक इन्फिनेटिव है और यहाँ पर इन्फिनेटिव सब्जेक्ट की तरह भी कार्य करता है। अब दोस्तों ये वाला जो टाइप है ये बहुत ही मजेदार है, सब्जेक्ट एज अ क्लॉज। अब क्योंकि क्लॉज सुनने में या पढ़ने में खुद भी एक पूरे वाक्य की तरह लगता है, इसमें एक सब्जेक्ट भी होता है, इसमें एक वर्ब भी होती है, तो आप कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हो कि इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या होगा। दोस्तों क्लॉज दो प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जो अपने अर्थ के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहते, और ऐसे क्लॉज किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य नहीं करते। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि वो क्लॉज जो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर या वाक्य के किसी दूसरे भाग पर निर्भर रहते हैं, वो एक वाक्य में कभी कभी पूरे सब्जेक्ट की तरह कार्य करते हैं। एग्जाम्पल के लिए व्हाट ही सेड इज ट्रू। अब यहां पर व्हाट ही सेड ये पूरा क्लॉज है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, ये अपने अर्थ के लिए आगे वाले क्लॉज पर डिपेंडेंट है। तो व्हाट ही सेड इज ट्रू, जो उसने कहा वो सत्य है। तो क्या सत्य है? जो उसने कहा। अब जो उसने कहा व्हाट ही सेड अपने आप में एक पूरा सेंटेंस लगता है, लेकिन ये एक क्लॉज है और डिपेंडेंट क्लॉज है, इसीलिए हमारे वाक्य में यहाँ पर एक सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। और अब आता है सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ सब्जेक्ट, जहां पर आपको सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपको किसी ने कमांड दी है क्लोज द डोर, अब इसका अर्थ पूरा निकल रहा है, ये पूरा सेंटेंस है, लेकिन अब आप इसमें ढूंढोगे कि सब्जेक्ट कहाँ है। बेसिकली इस तरह के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है। जब हम किसी को कमांड दे रहे होते हैं तो हम बोलते हैं क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, तो वहां पर यू क्लोज द डोर, यू जो है वो छिपा हुआ है। हम बोलना चाहते हैं कि तुम दरवाजा बंद करो, लेकिन हम बोल देते हैं दरवाजा बंद करो, जिसका अपना पूरा अर्थ निकल आता है, लेकिन यहाँ पर यू हिडन है। तो अगर इस तरीके के वाक्य में कोई आपसे सब्जेक्ट पूछता है तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि यहाँ पर यू हिडन है और वही हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वाक्य में सब्जेक्ट पहचानना काफी आसान हो गया होगा। इंटरनेट से और भी एग्जाम्पल्स पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए और धीरे धीरे आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अगले भाग पर, यानी कि प्रेडिकेट पर। अब प्रेडिकेट क्या होता है? दोस्तों सब्जेक्ट के बाद जो भी कुछ हमारे वाक्य में बचता है वो प्रेडिकेट होता है, इसीलिए प्रेडिकेट को पहचानना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। फिर भी हम जानते हैं कि प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से शुरू होता है और प्रेडिकेट हमें बताता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है। राहुल इज लर्निंग इंग्लिश, राहुल इंग्लिश सीख रहा है, तो प्रेडिकेट हो गया इंग्लिश सीख रहा है, इज लर्निंग इंग्लिश। तो प्रेडिकेट अक्सर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बेसिक सेंटेंस का एक जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है प्रेडिकेट। तो अब दोस्तों हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रूल समझकर इंग्लिश के बेसिक सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं। पहला एग्जांपल है द कंप्यूटर स्टॉप्ड वर्किंग। अब यहां समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। द कंप्यूटर स्टॉप्ड वर्किंग, द कंप्यूटर स्टॉप्ड वर्किंग, कंप्यूटर ने कार्य करना बंद कर दिया। किसने कार्य करना बंद कर दिया? कंप्यूटर ने कार्य करना बंद कर दिया। तो यहां पर सब्जेक्ट हो गया द कंप्यूटर, और क्योंकि सब्जेक्ट के बाद जो भी हमारे वाक्य में बचता है वो हो जाता है प्रेडिकेट, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या होगा। माय मदर मेड टी, मेरी माँ ने चाय बनाई। किसने चाय बनाई? मेरी माँ ने। माय मदर मेड टी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया माय मदर और प्रेडिकेट हो गया मेड टी। ओपन योर बुक, अब यहाँ पर वही हिडन सब्जेक्ट वाला केस आ गया। ओपन योर बुक, कमांड दे रहा हूं अपनी किताब खोलो, अपनी किताब खोलो, ओपन द बुक, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया यू, तुम अपनी किताब खोलो। यू हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और ओपन द बुक ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। प्लेइंग क्रिकेट इज फन, अब यहाँ पर शुरुआत वर्ब से हो रही है, लेकिन वर्ब में आईएनजी लगी है, तो हमें जीरंड वाला केस याद आता है। यहाँ पर वर्ब को जीरंड किया हुआ है। प्लेइंग क्रिकेट इज फन, फन क्रिकेट खेलना मजेदार है। तो क्या मजेदार है? क्रिकेट खेलना, प्लेइंग क्रिकेट,
तो यहाँ पर प्लेइंग क्रिकेट हो गया हमारे वाक्य का सब्जेक्ट, और यहाँ पर सब्जेक्ट एज अ जीरंड वाला टाइप यूज हो रहा है। टू ट्रेवल इज माई ड्रीम। अब यहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म के आगे टू लगा हुआ है, तो हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज हुआ है। टू ट्रेवल इज माई ड्रीम, यात्रा करना मेरा सपना है। तो मेरा सपना क्या है? यात्रा करना, टू ट्रेवल, और टू ट्रेवल हो गया हमारे वाक्य का सब्जेक्ट। वॉट ही डिड शॉक्ड एवरीवन, उसने जो किया सबको चौंका गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे वाक्य की शुरुआत में एक डिपेंडेंट क्लॉज है, वॉट ही डिड। इसमें एक पूरा सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है, लेकिन ये अपने अर्थ के लिए पीछे वाले क्लॉज पर निर्भर है, इसीलिए ये वाक्य में नाउन क्लॉज की तरह एक्ट कर रहा है। तो हमारे वाक्य का सब्जेक्ट हो गया व्हाट ही डिड। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, अगर शब्द अपने सही क्रम में ना लगे हों तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, और क्योंकि उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा इसीलिए वो वाक्य नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ पर चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। स्लो इज द इंटरनेट। अभी ये शब्दों का पूरा समूह है, लेकिन इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जम्बल्ड वर्ड्स हैं, लेकिन एक वाक्य नहीं है। स्लो इज द इंटरनेट, इसका सही क्रम होगा द इंटरनेट इज स्लो। वाटर ड्रिंक्स द एलिफेंट। अब इसको अगर सही क्रम में लगाएं तो द एलिफेंट ड्रिंक्स वाटर। कोल्ड इज द वेदर, इसका सही क्रम होगा द वेदर इज कोल्ड। तो अब दोस्तों, आपको इन उदाहरणों के माध्यम से शब्दों का क्रम में लगा होना कितना जरूरी है ये समझ आ गया होगा। जब शब्द सही क्रम में होंगे तो ही उनका अर्थ निकलेगा और तभी वो एक वाक्य कहलाएंगे। इसीलिए इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी है कि आप सेंटेंस बनाने के लिए शब्दों को सही क्रम में लगाएं। दोस्तों, जब आप इन रूल्स की मदद से इंग्लिश के बेसिक सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे, उसके बाद आप थोड़ा एडवांस लेवल पर जा सकते हैं, मतलब अपने सेंटेंस में एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब की लेयरिंग करना सीख सकते हैं। अब हमने एक बेसिक सेंटेंस लिया, द बॉय क्राइज। इसके अगले लेवल पर जाकर हम कह सकते हैं द बॉय क्राइज लाउडली। इसका अगला लेवल हो सकता है द लिटिल बॉय क्राइज लाउडली इन द रूम, और इसका अगला लेवल हो सकता है दिस लिटिल बॉय क्राइज लाउडली इन दैट डार्क रूम। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना भी सीख सकते हैं। बस जरूरत है थोड़ी एक्सरसाइज की, थोड़ी प्रैक्टिस की, कंसिस्टेंसी की। अब दोस्तों, अगले वीडियो में हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। काफी सारे लोग इंग्लिश बोलने में इसीलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ठीक से नहीं सीख पाते। तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस एंड कंजक्शंस। जब आप ये सीख जाओगे तो आपको इंग्लिश बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपका कोई फ्रेंड इंग्लिश सीखना चाह रहा है तो इसको ये चैनल का लिंक, इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें ताकि उस तक भी ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी इस कोर्स का फायदा उठा सके। और तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद।